ये आदरणीय धनखड़ जी जो है शासन के मिजाज के मुताबिक काम नहीं कर रहे थे, लिहाजा उनको हैसियत दिखा दी गई। और वो हमारे पिताजी एक कहावत कहा करते थे कि डूम का बिट्टा टाइम पे नाचे है। डूम समझते हो ना? आने दो 2027 समय पर नाचेंगे। अच्छा, देखिए मैंने फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा अनुज जी, बिल्कुल पड़ा। अच्छा, कहते हैं कि आदमी का बचपन और उसके अनुमानसिक गुण जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ते। ऐसा ही देखने को मिला है उपराष्ट्रपति रहे या जिन्होंने हाल फिलहाल में अस्वस्थता के कारण अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा है उपराष्ट्रपति पद के लिए, जयदीप धनखड़ ने। इतने बड़े पद पर पहुंच गए लेकिन बात नहीं छोड़ी खेती और किसानी की, और किसान की उस व्यवस्था की, उस दुख की, और सीधा बोला कृषि मंत्री को कि मैं संवैधानिक पद पर रहता हुआ भी आपसे आग्रह कर रहा हूं कि किसान आज भी आंदोलन में है, किसान आज भी परेशानी में है। अब कृषि मंत्री है, थोड़ा उसको समझिएगा और किसानों को परेशानी ना हो ऐसा काम कीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज, आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सैनी जी। मैं बात कर रहा हूं हाल ही में अस्वस्थता के चलते या अस्वस्थता कारण बताकर इस्तीफा देने वाले जयदीप धनखड़ की। किसान परिवार से आते हैं और किसानी को बहुत नजदीक से देखा है, और गलती कर बैठे, चूक कर बैठे इतने बड़े पद पर जाकर किसान की बात कहने की। नागवार गुजरी ऐसी चर्चाएं हैं क्योंकि उनके इस्तीफे को पीछे जो 100 सवाल खड़े हो गए हैं। यूं कहना भी गलत नहीं है कि धनखड़ साहब को राजनीतिक बीमारी हुई थी, शारीरिक बीमारी नहीं है, शारीरिक अस्वस्थता नहीं है, क्योंकि सदन से उन्होंने पूरा दिन बहुत अच्छे से कार्य किया और शाम को 6 बजे लौटे और 9 बजे तक उनका इस्तीफा वायरल हो जाता है उपराष्ट्रपति भवन से। तो प्रश्नवाचक लग जाता है, चिन्ह लग जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है इस पूरी कारगुजारी पर कि इस्तीफा लिया गया है या इस्तीफा दिया गया। बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे और इस बात को पूरा विचार करने का कार्य करेंगे कि किसान होना या किसान की बात करना क्या गुनाह हो जाता है इतने बड़े पद पर रहते हुए। जब उपराष्ट्रपति पद पे एक किसान का बेटा सुरक्षित नहीं रह सकता, एक उस किसान का, एक उस आम आदमी का क्या हाल होगा जो किसानों की बात करता है, जो किसानी के लिए बात करता है और जो किसान जीवन को जीता है। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक सुशील कुमार जी है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुज जी, बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी कि आप इस वातावरण में भी किसान की बात करने के लिए आए हैं। मैं पुनः आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुरुआत यहीं से करते हैं। चूक हो गई शायद उपराष्ट्रपति से या उस पद पर रहते हुए धनखड़ जी से, 100 सवाल उठा दिए एक इस्तीफे ने, क्या कहना चाहेंगे? अनुज जी, मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति का मूल स्वभाव है शोषण, एक्सप्लॉइटेशन। जहां छोटे स्तर पर राजनीति है वहां छोटा शोषण है, जहां बड़े स्तर पर राजनीति है वहां बड़ा शोषण है। जगदीप धनखड़ जी से जो काम वर्तमान केंद्र सरकार ने लिया और जब उन्हें ऐसा लगा कि अब हमारे काम के नहीं रहे तो उनसे इस्तीफा ले लिया। बिहार के जब उन्हें गवर्नर बनाया गया था तो बिहार का जो उनका कार्यकाल था उसी का पारितोषिक तो उन्हें उपराष्ट्रपति पद से नवाजा गया था। उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए अब वे उनके मुताबिक उनके संवाद नहीं थे, उनके मुताबिक उनके कोई डायलॉग नहीं थे, उनके मुताबिक वे चल नहीं पा रहे थे। तो शासन जो है केंद्र सरकार, और वो भी खास तौर से ऑटोक्रेसी है आज इंडिया में। मैं ऑटोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा और बहुत सोच समझ के कर रहा कि 2 आदमियों की सरकार है, वो 2 लोग ही जो कुछ करते हैं वही करते हैं। दर्शकों को नाम बताना चाहेंगे किसकी सरकार है? सबको पता है किसकी, आप बता दीजिए। आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, सबको पता है किसकी सरकार। आप तो विश्लेषण कर रहे हैं ना। माननीय प्रधानमंत्री जी शोषण करने वाले लोगों का, और माननीय गृह मंत्री जी, दोनों शोषण, दोनों की सरकार है। नहीं, दोनों शोषण करते हैं। देखो, राजनीति का मूल स्वभाव भी शोषण है। राजनीति का मूल स्वभाव, मैं दोबारा कह रहा हूँ, शोषण है। वैसे
राजनीति की कई परिभाषाएं हैं, लेकिन मैं वर्तमान में जो देख रहा हूँ वो राजनीति का मूल स्वभाव अब शोषण है। जो जिस स्तर पे है प्रकृति बदल गई राजनीति की। वो उसी स्तर पे शोषण कर रहा है। आप और हम जो जस्ट कॉमन मैन है, हम क्या हैं? हम भी टूल्स हैं। हम किसी लोकल लीडर के पास जाएंगे, बड़ी खुश होकर आवाज देंगे, अरे भाई आओ 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 बैठो, ठीक, ये सब वो ठीक। जहाँ उन्हें हम इस्तेमाल करना है हम इस्तेमाल कर लें। जब उन्हें दिखता है कि इससे काम नहीं चल रहा, फिर हमसे अगला टूल उठा लेंगे। फिर नेक्स्ट टूल है, हायरार्की है ना टूल्स की भी। टूल्स की भी एक हायरार्की है। दिखता है इससे काम नहीं चलेगा, ये टूल इस्तेमाल होगा, फिर वो उठा लें। फिर उससे काम नहीं चलेगा, नेक्स्ट टूल उठा लें। तो धनखड़ जी अपने आप में उपराष्ट्रपति बने हुए थे, हम भी उन्हें मानते थे कि उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन आप अगर गहराई से सोचे वो जस्ट टूल थे, संवैधानिक पद पे थे, इस्तेमाल होने वाली चीज, टूल थे। ये बात आपको किसी ने कही नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ यूज एंड थ्रो, राजनीति का स्वभाव थ्रो कर दिए गए हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक बात आ जाती है, आप तो बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुत संवैधानिक पद पे, उस संवैधानिक पद पे कि संविधान के लिहाज से या संविधान के मीनिंग में वो दूसरे व्यक्ति थे पूरे देश के। प्रथम हाँ। व्यक्ति माना जाता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति संवैधानिक होता है, और राष्ट्रपति की पे कोई बाद। उपमा नहीं की जा सकती। ये तो सब, और ये महामहिम 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 महामंड, मतलब इसका इतना, इसके मीनिंग्स ही बहुत ऊपर के हो जाते हैं। क्या सरकार के दो व्यक्ति जिनको आप बता रहे हैं, वो उनके मन मुताबिक, इच्छा के मुताबिक कार्य न करने पर, इतने बड़े संवैधानिक पद पर रहते हुए भी क्या इस्तीफा ले सकते हैं इस संवैधानिक भारत में, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे पास में है? या प्रेशराइज कर सकते हैं, या टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इतने बड़े पद पर बैठे उस व्यक्ति को जो उपराष्ट्रपति है इस देश का? देखिए अनुज जी, उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, दोनों पद संवैधानिक हैं। चुनाव करके आते हैं ना सर, दोनों पद संवैधानिक हैं। चुनाव से तो आते हैं, लेकिन दोनों ही संवैधानिक जी। और दोनों जो है हायरार्की में दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति हैं, पहले स्थान पर राष्ट्रपति, तीसरे स्थान पर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जिसे चाहते हैं उसे ही राष्ट्रपति बनाते हैं, और ये आप समझ गए होंगे इस प्रकरण से, जिसे वे चाहते हैं उसे ही उपराष्ट्रपति बनाते हैं। मैं आपको एक घटना बताऊंगा। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आए थे अभी पीछे से जी। प्रोटोकॉल तो ये था कि भारत के उपराष्ट्रपति का भी उनसे आमना सामना होना चाहिए था, दोनों इक्वल थे। ठीक। क्या भारत के उपराष्ट्रपति अमेरिका के उपराष्ट्रपति से भेंट कर पाए? नहीं कर पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अवॉइड किया, खुद को आगे रखा है। उनके जो समकक्ष थे कौन थे? हमारे धनखड़ जी थे, लेकिन उनको अवॉइड किया। वो भी एक टीज, छोटी छोटी बातें जुड़ती रहती है ना। उपराष्ट्रपति जी को एक चीज वो भी जुड़ गई। दूसरा दर्द उन्हें किसानों का था। अल्टीमेटली स्वभाव जो है ना, आदरणीय चौधरी यशपाल सिंह जी एक फारसी में कहावत कहा करते थे, जबल गर्दत जबीले ना गर्दत। जबल कहते हैं पर्वत को, पर्वत हिल सकता है, गर्दत हिल सकता है। जबल गर्दत, पर्वत हिल सकता है, जबीले ना गर्दत। जबीले कहते हैं स्वभाव को, स्वभाव नहीं बदला जा सकता। धनखड़ जी उनके मुताबिक काम करते रहे, अच्छे बने रहे, संवैधानिक पद पर रहे, निर्वाह किया, लेकिन जो उनका मूल स्वभाव था वो किसान के ही तो बेटे थे। किसान का दर्द उनके दिल में था। अब वो दर्द, छोटी छोटी चीजें जुड़ी तो उन्होंने वो दर्द जाहिर किया। वो चाहे आपके शिवराज सिंह हो या उन्हें किसी और से कहा गया हो, उनसे जो भी कहा गया हो, वो दर्द उनका बाहर आया, निकल के। गैस्ट्रिक पेन बोल सकते हैं इसको, उबाल वाला पेन, उबाल वाला दर्द जो किसानी अनुवांशिकता से मिला हुआ, बचपन से मिला हुआ, परिवार से मिला हुआ, बिल्कुल नहीं थाम पाए, नहीं रोक पाए। एक और बात, नागवार गुजरा है। हाँ बिल्कुल, नागवार सरकार को सरकार के नुमाइंदों को, जो सरकार चलाते हैं, तीसरे नंबर पे चौथे नंबर वाले को। देखो एक बात और, आप तो नंबर गिनवा रहे हैं ना, तो उनको नागवार गुजरा। कुछ घटनाएं और भी जुड़ी उसमें, कुछ घटनाएं और भी जुड़ती हैं, छोटी छोटी घटनाएं जुड़ती हैं। जैसा कि चर्चा में ये है कि जो हमारे जस्टिस महोदय हैं वर्मा जी, उनका प्रकरण था, लेकिन उसके लिए तो शासन भी तैयार था।
लोकसभा में उसके लिए विपक्ष नहीं, लोकसभा में भी उसके लिए जो है रेजोल्यूशन आ चुका था, और राज्यसभा में जो है कांग्रेस ने 63 व्यक्तियों का दिया था, भाजपा ने भी 50 का दिया था, मिनिमम 50 का ही होना था। तो विवाद वो नहीं है, विवाद एक और जस्टिस महोदय हैं, एक और दूसरे जस्टिस महोदय हैं, शेखर यादव, जिन्होंने सनातन धर्म पे कुछ टिप्पणियां किया था, ठीक है नहीं बात। तो विपक्ष चाह रहा था कि उस पर भी इम्पीचमेंट आवे, ठीक, और धनखड़ जी इंटरेस्टेड थे उसमें जी, धनखड़ जी उसमें इंटरेस्टेड थे कि वो आवे। व्यक्तिगत इंटरेस्ट ले हाँ, रहे थे, वो इंटरेस्ट ले रहे थे, हिंदू होने के नाते, हाँ, जैसा वो इंटरेस्ट ले रहे थे, पारिवारिक जैसे जो संस्कार रहते हैं तो उसको वो सरकार के कान में चली गई बात। जी एक और टेक्निकल गलती उनसे हुई, हो जाती हैं चीजें। जी एक गलती उनसे ये हुई कि वे जब इम्पीचमेंट को कंसीडर कर रहे थे जस्टिस वर्मा का, तो उन्होंने जनरल सेक्रेटरी अपर हाउस, जी जो राज्यसभा के महासचिव थे, उनसे ही कह दिया जरा लोकसभा में पता करो कि वहाँ इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन किस टाइम दिया गया है और यहाँ किस टाइम दिया गया है। पहले जिस सदन में होगा वही कंसीडर किया जाएगा, नियम ये है। तो सच्चाई ये है कि राज्यसभा में पहले आया था। तो वो चीजें सरकार को नागवार गुजरी कि ये इतनी टेक्निकल क्यों हो रहे हैं, इन्हें तो हमारे इतना हाँ, इन्हें हमारे साथ रहना चाहिए, हमारे इन्हें- पक्ष में रहना इन्हें चाहिए। इतनी ऑटोनॉमी कहाँ से मिलेगी, ये ऊर्जा इन्हें कहाँ से मिलेगी, ये तो हमारे बैसाखी पे है, जैसा हम चाहेंगे, जेब का सिक्का जेब का रहना चाहिए। पपेट हैं ये तो, कठपुतली हैं, कठपुतली की तरह क्यों नहीं चल रहे। तो वो चीजें जो है बाहर आ गई। और वो तो धनखड़ जी को जब भी समझ लेना चाहिए था, जब 4:30 बजे उन्होंने बीएससी की मीटिंग करी थी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, और उसमें सत्ता पक्ष नहीं आया था, नेता सदन नहीं आए, समझ लेना चाहिए, नड्डा जी नहीं आए और वे नहीं आए, रिजिजू जी, विपक्ष बैठा रहा, तो उन्हें तभी समझ लेना। ऐसा तो कभी होता ही नहीं ना कि सत्ता पक्ष ना आवे, विपक्ष अवॉइड करता है, लेकिन सत्ता पक्ष तो हाजिर होता है, तो उन्हें तभी समझ लेना चाहिए। सुशील जी, एक सवाल यहाँ पे आ रहा है, अनपढ़ जाट पढ़े जैसा, पढ़ा जाट खुदा जैसा। सच है बात। धनखड़ जी से चूक क्या हुई है जब वो उनके अनुमानसिक गुण भी, या यूँ कहा जाए कि जाट समाज इतना एक्टिव समाज होता है, बुद्धि तार्किक होती है उसके अंदर, नहीं समझ पाए उस पूरे मूवमेंट को, और अपनी सरकार के खिलाफ या अपनी सरकार की लॉबी के साथ नहीं चल पाए। अगर आप इसी बात को लेकर चल रहे हैं, संवैधानिक पद पे भी वही व्यक्ति बैठा रह सकता है जिसको सरकार चाहती है, जो सरकार के गुणगान करता है। आप तो ये कहना चाह रहे हैं ना, तो अनपढ़ जाट पढ़े जैसा, चूक क्या हुई है धनखड़ जी से? देखो बात सुनो, देखो अनुज जी, पहली तो चूक ये है उसमें सारे प्रकरण में कि धनखड़ जी कोई आधार वाले नेता तो थे नहीं, मैं नहीं मानता उनका जनमानस में कोई आधार था जी। उसके 2 उदाहरण मैं अभी बता रहा आपको। पार्लियामेंट के चुनाव में वे बार बार राजस्थान गए, उपराष्ट्रपति रहते हुए गए, वहाँ उन्होंने लोगों को जो किया सपोर्ट करने के लिए, जो किया उन्होंने, जबकि वो संवैधानिक पद पर नहीं जा सकते थे, सवाल भी उठे। वहाँ रिजल्ट क्या आया, 10-12 सीट हार गई भाजपा, ठीक। उधर उन्होंने दूसरी तरफ भी प्रयास किया, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया, और अपने समाज में भी संदेश नहीं दे पाए। आप तो ये कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं दे पाए। जाट समाज से आते हैं, उन्हें भी अपने लॉबी में नहीं ले पाए। जाट समाज खूब समझता था कि वो किस कैपेसिटी में है, जाट हमसे बेहतर हैं। हर जाति की हैबिट्स है और ट्रेट्स हैं, जाट की हैबिट भी अलग है, उनके ट्रेट्स भी अलग हैं, उनका जो हेरिडिटी कैरेक्टर है वो अलग है, उनके जीन्स अलग हैं, वो कहीं बेहतर है हमसे, वो एजुकेशन में हमसे बहुत बेहतर है, ठीक। तो वो समाज ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं समझता कि किस आदमी की क्या कैपेसिटी है। क्या जाट समाज को ये नहीं पता चौधरी जयंत की क्या कैपेसिटी है? वो पता है ना, लेकिन वे अभी स्टैंड करते रहेंगे, साथ रहेंगे। वो हमारे पिताजी एक कहावत कहा करते थे कि डूम का बेटा टाइम पे नाचे है। डूम समझते हो ना, नाच गाने वाले। हाँ, वो समय पर नाचते हैं, ऐसा नहीं कि कभी नाच दिए। ये हमारी आपकी जो कास्ट है जहाँ हम पैदा हुए हैं, इन समुदायों में, हम तो कभी नाच पड़े हैं, हम जब जी सक रहे जब भी नाच लें। लेकिन वे समझदार
तुरंत तो बुद्धि। जाए जाट जाए ना दिमाग का इस्तेमाल जब समय चुनाव बना में करता है, चुनाव में समय करता बना है। चाहिए पद ले लेगा, सम्मान ले लेगा, लेकिन जरूरत के हिसाब से अपने वोटिंग आने करेगा। दो 2027 समय बना चाहिए। अच्छा, देखिए मैंने फर्क पड़ेगा, देखो मैं फर्क पड़ेगा। अनुज जी बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट आपकी बात रोकते हुए। एक चीज याद आ गई, बड़ी बड़ी हास्यप्रद भी है और बड़ी तार्किक भी है। एक मीडिया वाले चला जाता है गांव में, बागपत के किसी गांव में 2017 का चुनाव था। उसने गन्ना छीलने वाले वो गन्ना क्या गांडा छीलने वाले ताऊ को पकड़ लिया। बोला ताऊ क्या कर रहा? बोला गन्ना छील रहा, जा तू भी चूस ले। उन्होंने माइक लगा दिया, गन्ना हाथ में पकड़ लिया, माइक लगा लिया, ताऊ अपना काम करता रहा। उन्होंने कहा ताऊ चुनाव चल रहा। बोल रहा कुछ तुझे नहीं पता, तो चुनाव तो चल रहा, वोट डालने पहले भी डालते रहेंगे। बोले चुनाव तो विधायकी का। बोले विधायकी की होते हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव है, मुख्यमंत्री बनेगा। किसान जो खेत में काम कर रहा है, बुजुर्ग व्यक्ति, बोले मुख्यमंत्री किसे बनाओगे? जयंत बनेगा। बोले बावड़ा वाली बात ना करे, चौधरी बनेगा हमारा जयंत बनेगा। अब जिनका ध्येय हो, जिनकी एडवांस, जिनकी बौद्धिकता ये हो कि जिनकी सोच ऐसी और सोच के प्रति रिजल्ट मिलता है, तो वो वास्तव में एडवांस कल्चर के व्यक्ति है, बौद्धिक व्यक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूक क्या हुई है धनखड़ जी से, और इसका जो चुनाव पे क्या फर्क पड़ेगा, जो आप बता देते हैं। देखो स्वर्गीय चौधरी साहब को, चौधरी चरण सिंह जी को जी, जो भारत रत्न है आज जी, और बेदाग साफ सुथरी छवि के व्यक्तित्व रहे हैं, देश का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है प्रधानमंत्री के रूप में जी, उनको जब भारत रत्न दिया गया था, अब दिया गया था, हाँ जब दिया मरणोपरांत दिया गया। हाँ जब दिया गया था पार्लियामेंट से पहले जी, और जब चौधरी जयंत भाजपा में मिले थे, भाजपा के एलआई हुए थे, जी, जी, अब पिछली सरकार की बात करें आप। तब मैंने एक संवाद में कहा था कि जाट समाज बहुत होशियार समाज है और चौधरी जयंत भी बहुत होशियार आदमी है, वो अपने समाज को लाभ देने के लिए सत्ता के साथ गए हैं। लेकिन उन बातों को शायद 1.5 साल हो गया जी, उस पर कोई लाभ नहीं मिला। जैसे कि जाट समाज को बैकवर्ड में लाया गया किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा। सामाजिक न्याय समिति, सामाजिक न्याय समिति के चेयरमैन थे बाबू हुकुम सिंह, जो उस समय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर थे, राजनाथ जी की सरकार, संसदीय मंत्री, राजनाथ जी की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार राजनाथ जी के और संसदीय मंत्री होते हैं। 8 अक्टूबर 2001 में उन्होंने सामाजिक न्याय समिति की एक रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट की क्या अनुशंसाएं थी आज तक किसी को पता नहीं लगा, लेकिन उस रिपोर्ट से केवल एक समाज का भला हुआ, जाट समाज का। जाट समाज जो है 8 अक्टूबर 2001 के बाद बैकवर्ड में बैकवर्ड में आ गया। ठीक, बाकी किस समाज का क्या हुआ उससे कुछ नहीं पता लगा। उस ग्राउंड को लेके जाट समाज सुप्रीम कोर्ट गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की और अपील ये थी कि भाई हमें बैकवर्ड का दर्जा मिला है यूपी में, तो हमें सेंटर में उसमें मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शायद उस आदमी का नाम अपनी मांग बढ़ा दी उन लोगों ने। राम सिंह नाम था उसका शायद। अच्छा अच्छा अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है बैकवर्ड में कंसिडर नहीं किए जा सकते, आप बहुत एडवांस हैं। उत्तर प्रदेश ने कर दिया, लेकिन आप नेशनल लेवल पे नहीं हो सकते। ठीक, वहां से निरस्त हो गया जी। उसको ग्राउंड बना के फिर यूपी में कोई मनवीर सिंह थे जी, वो यूपी हाई कोर्ट में चले गए जी। जस्टिस मनोज गुप्ता की बेंच थी जी, उन्होंने वहां रखा हो प्रकरण कि जब इन्हें सुप्रीम कोर्ट से डिनाई कर दिया गया, यूपी में कैसे इन्हें ये दर्जा दिया जा रहा है। तो जस्टिस मनोज गुप्ता ने जो है यूपी गवर्नमेंट को तलब किया, वर्तमान सरकार थी बीजेपी की सरकार, राजनाथ सिंह की बात बता रहे? नहीं, माननीय योगी जी की। अच्छा, योगी की सरकार, अभी की बात, 2017 की। जी जी। तो माननीय योगी जी की सरकार ने अपना पक्ष रखा कि हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है जो हम ये कह सके कि जाट बैकवर्ड में है कि नहीं है। तो जस्टिस मनोज गुप्ता ने वर्तमान यूपी गवर्नमेंट को एक ऑर्डर दिया, डायरेक्शन दी कि एक कमेटी बनाई जाए जाटों की वंचना के लिए, उनकी वंचना का मेजरमेंट किया जाए। ठीक, मई 2018 में राघवेंद्र कमेटी बनी उत्तर प्रदेश में केवल जाटों की वंचना के लिए।
लेकिन फिर उस कमेटी का नाम बदलकर फिर सामाजिक न्याय समिति कर दिया गया। केवल जाट उसका जो समिति बनी थी मई 18 में उसका नाम बदलकर सामाजिक न्याय समिति कर दिया। 2 महीने का समय था, हाई कोर्ट का दबाव था। वो रिपोर्ट आई अक्टूबर 18 में राघवेंद्र कमेटी की, वो बंद करके वर्तमान शासन ने रख रखी है। तो हमें ये था, अच्छा पेश ही नहीं करी हाई कोर्ट पर, हमें ये था जब जयंत जी आए कि शायद राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट अब बाहर आएंगी और हो सकता है इस समाज को कुछ लाभ होगा, दूसरे समाजों को भी शायद कुछ लाभ हो जाए, क्योंकि उसका नाम बदल दिया गया था। तो चौधरी जयंत तो वो काम भी नहीं करा पाए। सत्ता में है वे, केंद्रीय सत्ता में हैं, सत्ता का जो है लाभ ले रहे हैं, अवेल कर रहे हैं, सुख सुविधाएं, मिनिस्ट्री भी है उनके पास, लेकिन वो अपने समाज को ये भी लाभ नहीं दिलवा पाए। भारत रत्न मिलना क्या कम बड़ा लाभ है? सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनना क्या कम बड़ा लाभ है? 2 सीटों पे चुनाव लड़ना और जीतना क्या कम बड़ा लाभ है? उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनना क्या कम बड़ा लाभ है? उत्तर प्रदेश सरकार के गठबंधन में अपने विधायकों को एलआई कराना ये कम बड़ा लाभ है। तो आप तो बाप बिरादरी पे व्यक्ति क्या चाहता है? आपने शोषण की बात की है, राजनीति शोषण देती है। मैं कहता हूँ राजनीति लाभ भी देती है। राजनीति लाभ तब देती है अनुज जी, देखिए जिस समुदाय का कोई मुख्यमंत्री होगा तब उस समुदाय को लाभ मिलेगा। ये अतीत इस चीज का गवाह है। अगर जी की बात की जाए, अगर आज जाट बेहतर स्थिति में है तो चौधरी चरण सिंह जी चीफ मिनिस्टर है। अगर आज यादव कम्युनिटी थोड़ा आगे है तो माननीय मुलायम सिंह जी, मुलायम परिवार है। अगर आज हमारा जो शेड्यूल कास्ट कुछ बेहतर स्थिति में है तो बहन जी की देन है, मायावती जी की देन है। बिना मुख्यमंत्री बने किसी समुदाय सत्ता की चाबी आए नहीं हो सकता, किसी समुदाय का भला नहीं हो सकता। चलिए हम उस विषय पर लौटते हैं, धनगढ़ जी वाले विषय पर लौटते हैं। सवाल काफी निकल कर आ रहे हैं एक इस्तीफे के पीछे। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि जय एक जाट समाज का, एक किसान परिवार का वो लड़का इतने बड़े स्थान पर चले जाए। लड़के के अब तो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े सीनियर नेता है। आपने बताया कि जय भाई यहाँ से राज्यपाल थे, हालांकि जय उनका व्यक्तिगत धरातल पे बहुत ज्यादा नहीं कुछ था। वो तो कुछ चेहरे होते हैं समाज के दिखाने के लिए, समाज में दिखाने के लिए। तो धनगढ़ जी जाट ना होते, धनगढ़ जी किसान ना होते और धनगढ़ जी उनकी बातों में होते, क्या संवैधानिक पद की जो परंपराएं हैं वो आज निर्माण की जा रही होती, उनको सम्मान मिल रहा होता। क्या ये एक बड़ा दंश हो सकता है उनके जीवन काल में कि जय उनको ये दंश झेलना पड़ा है? मतलब बोलना, किसान परिवार से आना और खेती और किसानी की बात कहना, कि बड़ा दंश हो सकता है उनके जीवन में। तीन पॉइंट्स मैंने आपको गिनाए हैं। आदरणीय धनखड़ जी RIMS धौलपुर के छात्र थे जी, बिल्कुल सही कह रहे आप। हाईकोर्ट में वकील भी रहे बात। और उनके बाद अखिलेश यादव जी RIMS के छात्र हैं राजनीति में, 2 ही व्यक्ति तो हैं। धनखड़ जी अगर वर्तमान शासन के मुताबिक काम करते रहते तो ये दंश में झेलना नहीं पड़ा था। बहुत छोटी सी बात है बस। वो उन्होंने जो है किसान की बात की, उन्होंने इस समाज, किसान एक समाज है, किसान एक लोभी है, समाज है, कृषि प्रधान देश के 75% लोग कहा जाता है वो किसान होता है, उसकी बात की। लेकिन चूक धनखड़ जी से भी हुई जब 13 महीने जो है किसान वहां घुटनों पर बैठा था, तब धनखड़ जी नहीं बोले। नहीं, आंदोलन की तो बात अभी भी कही है उन्होंने, अब कही, कृषि मंत्री को अब कही, तब नहीं कही। डूम का बेटा टाइम पे नाचे। नहीं, नए मुल्ला जो है पल्लियों के बोरियों के तैमन भी तो पहनते, वो भी नए राष्ट्रपति बने थे। आपको देखो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने थे और उन्हें ये गफलत थी कि मैं उन्होंने कहा भी था अभी कि 2027 10 अगस्त तक मैं अपने पद पर रहूंगा जी। अगले पल का नहीं पता ना क्या परिस्थितियां बन जाए। अब उनसे 2 चूक उस दिन होगी पार्लियामेंट में वही नागवार गुजरा सरकार को, सरकार खड़गे जी को बोलने दिया उन्होंने, एक मौका दिया खड़गे को, हाँ, विपक्ष को मौका दिया। एक
दूसरा जो है वो एक संवेदनाएं विपक्ष के प्रति है, जनरल सेक्रेटरी से पता करा लिया कि वहां बराबर में क्या हो रहा है। सर एक सवाल यहाँ पे आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हम बात करते हैं पड़ोसी प्रदेश हरियाणा की, जहाँ जाट प्रभावी राजनीति रही है। चाहे आप ताऊ देवीलाल से ले लीजिए, आगे लंबे समय तक जाट प्रभावित राजनीति रही है, कई मुख्यमंत्री वहाँ से मिले हैं। और हम बात करते हैं अपना जो क्षेत्र है पश्चिम का, यहाँ पे आरएलडी का एक बड़ा वर्चस्व रहा है जाट समाज के लिए। मैंने अभी जिक्र भी किया कि ताऊ गन्ना छिलता छिलता बोल रहा है कि भाई मुख्यमंत्री तुम्हारे वाला बनेगा, जयंत बनेगा, हालांकि आज वो टाई अप में है, आज गठबंधन में है। और 2019 का वो चुनाव जब संजीव बालियान जी जो है चुनाव लड़े थे अजीत सिंह के सामने और चुनाव हरा दिया गया था, उस शख्सियत को जो वास्तव में एक बड़ी शख्सियत थी, चौधरी चरण सिंह जी के बेटे थे चौधरी अजीत सिंह जी है। तो क्या लगता है कि जो है जाट समाज की राजनीति पे बट्टा लगाने का प्रयास किया जा रहा है हाल फिलहाल में? जैसा ये मैं फिर वो दोहरा रहा हूँ इस बात को लेकर, जाट ना होते, किसान ना होते, या वो उनके जैसे होते जो चाह रहे थे, तो क्या शायद धनखड़ जी को दंश झेलना पड़ता, या वो जाट ना होते? ये जाट समाज की राजनीति को बड़ा बट्टा लगाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत गहरा सवाल है सर। अनुज जी, वर्तमान में जो लोग सत्ता में हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना आप। जी मैं आपके पास हूँ। जो लोग वर्तमान में सत्ता में हैं उनका जरा आप थोड़ा सा एनालिसिस करो। शिवराज सिंह चौहान कहाँ है? वसुंधरा राजे सिंधिया कहाँ है? सर तोड़ नहीं था इन लोगों का। सुनिए मेरी बात अभी। जी ठीक जी महाराष्ट्र में मराठा कहाँ है? जी गुजरात में पटेल कहाँ है? जी हरियाणा में जाट कहाँ है? जी ठीक। तो वर्तमान में जो लोग सत्ता में हैं जी उन्होंने किसी मजबूत आदमी को रहने नहीं दिया सत्ता में। ठीक। और वर्तमान में जो लोग देश को चला रहे हैं, अब सुनो आप ध्यान से जी आपके पास, वो समय समय पे पेड़ों को उखाड़ के देखते रहते हैं, अपने लगाए हुए पेड़ों को, तो कहीं वो जड़ तो नहीं पकड़ गए? जड़ कितनी गहरा गई है? कहीं वो जड़ तो नहीं पकड़ गए? मैं ख्याल से झटक भी देते होंगे हाँ। मिट्टी को, हवासी में लहरा के झटक देते होंगे। हरियाणा जाटों की सत्ता थी, कहाँ गए जाट? बहुत गहरी बात कह रहे कुछ अब ये। जी कहाँ गए जाट? जी ठीक। और शिवराज सिंह चौहान, जी मध्य प्रदेश को किसने खड़ा किया? मामा मामा बजता था हर घर मध्य में, प्रदेश मामा को किसने खड़ा किया? जी ठीक। जी कहाँ गए पटेल? जी कैसा आंदोलन था? जी कहाँ गए पटेल? जी महाराष्ट्र में मराठे कहाँ गए? कहाँ गए बाल ठाकरे के वंशज? ठीक। उत्तर प्रदेश में कहाँ गए? आज अखिलेश यादव जो पीडीए लेके चल रहे हैं उससे नींद हराम है। बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ। बैकवर्ड उत्तर प्रदेश में मोर देन 40% है अगर वो कलेक्ट हो जाए तो। एससी को जोड़ लो उसमें, अगर उसमें मुस्लिम भी जुड़ जाए अल्पसंख्यक, कुछ नहीं बचता प्रदेश में। समझ गए आप? और जाट समाज जो भाजपा के साथ गया था, जाट जब हिंदू बने थे तब इनको 2013 दंगे का दंश था। सामने का दंगा था मुझे 2013 में जो दंगा हुआ था उसमें इन्हें ऐसा लगा था कि हमारे साथ ज्यादती हुई, यार इनके साथ ज्यादती हुई थी। उस समय जो सरकार चल रही थी, जो सत्ता में थे माननीय अखिलेश यादव जी, यहाँ जो जिम्मेदारी निभा रहा था आदमी, उस आदमी ने सही रिपोर्ट उनको नहीं दी, लिहाजा कुछ लोगों के साथ ज्यादतियां हुई। उस ज्यादती का परिणाम था कि पूरे देश में वो मैसेज गया और उसका रिजल्ट ये आया। तो अंत में सुशील कुमार जी मैं यही कहना चाहूँगा, बड़े बेआबरू होके निकले तेरे कुचे से हम। बस दो शब्दों में इस जो हमारी बात हो रही है, जो विश्लेषण हो रहा है, इसमें ये दो शब्दों में आप इसे समेटने का प्रयास करें और पूरा जो मामला है दो शब्दों में अपने कहने का प्रयास करें। देखिए अनुज जी, अगर आप मेरे से व्यक्तिगत पूछें, मेरा अपना मानना ये है कि आदरणीय धनखड़ जी जब बिहार के गवर्नर रहे तब उनका कार्यकाल जो है लोकतंत्र के मुताबिक नहीं था। वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति के पद पे उनका शुरुआत हुई कार्यकाल की, वो भी गरिमा के अनुकूल उनका आचरण नहीं था सदन में, वो विपक्ष को नहीं बोलने देते थे। जब वो सामान्य हुए और सरकार को ऐसा लगा कि अब ये सामान्य व्यवहार कर रहे हैं, विपक्ष को कंसिडर कर रहे हैं, तभी उनको जो है घर भेज दिया गया। किसान तो किसी स्थिति में रहा ही नहीं, किसान से तो अब सरकार डर नहीं। वर्तमान सरकार
अब मैं दोबारा कह रहा हूँ, वर्तमान सरकार किसान से बिल्कुल नहीं डरती, क्योंकि किसान है ही नहीं, किसान तो बटा हुआ है। मैं अपने समुदाय से हूँ, आप अपने समुदाय से हैं, आप अपने समुदाय से हैं, आप अपने समुदाय से हैं। ठीक, उसकी बड़ी वजह ये है कि आदरणीय धनखड़ जी जो है शासन के मिजाज के मुताबिक काम नहीं कर रहे थे, लिहाजा उनको हैसियत दिखा दी गई। और सुनो, उसी दिन राजनाथ सिंह के चैम्बर में एनडीए के सांसदों ने ब्लैंक पेपर पर हस्ताक्षर किए थे। अगर धनखड़ जी उस दिन इस्तीफा ना देते तो उनके खिलाफ महाभियोग आना था। 21 तारीख की बात कर रहे हैं, तो उनको इतना प्रेशर मिलेगा, या तो इस्तीफा दे दो, एक ही घंटे में तो इस्तीफा ले या लेगा। नहीं तो फिर जो है आपको महाभियोग के तहत आपको हटाया पूरी बेइज्जती। वही वाली बात है कि बड़े बेइज्जत होके तेरे कुछ से निकले हम। तो आपने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है, बहुत अच्छे से बात किया, हर पहलू पे बात की है। धनखड़ जी के इस्तीफे को हालांकि 100 सवाल निकल कर आ रहे हैं, कुछ सवालों का जवाब देने से बहुत अच्छा आपने प्रयास किया है। पूरी बात करने के लिए, पूरा विश्लेषण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनुज जी।